चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ठीक है। जब फोटो इलेक्ट्रिक क्या वॉइस की प्रॉब्लम जो थी क्या वो क्लियर हो गई बेटा आप लोगों के लिए? वॉइस की जो प्रॉब्लम थी वो क्लियर हो गई बेटा? प्लीज मेक इट श्योर। सर क्लियर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कल हमने बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में और उसके कुछ पार्टिकुलर केसेस के बारे में, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के कॉन्सेप्ट को। हमने एक फिगर छोटा सा बनाया था जिसमें हमने ये चीज देखी थी। हमारे पास ये एक इवैक्यूएटेड ट्यूब होती है जिसमें 2 पार्टिकुलर टर्मिनल्स लगे हुए होते हैं। ये इस तरीके से आपके पास पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर आपने एक रेंज को ड्रॉप कर रखा है जहां से आप लाइट को इंटर कराते हैं। जहां से आप लाइट को इंटर कराते हैं तो जैसे ही लाइट यहाँ पर इंटर होती है ये इमीडिएट क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करती है यहाँ से, और ये इलेक्ट्रॉन्स आपके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो इसने इसको बना दिया एनोड और इसको बना दिया कैथोड, ठीक है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ की तरफ जाते हैं वैसे ही आपका अमीटर में डिफ्लेक्शन मिल जाता है जो कि प्रॉपर्ली शो करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को। प्रॉपर्ली शो करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को। तो चलिए देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको क्या बताया गया था। देखिए यहाँ पर आपको बताया गया था व्हेन radiation of a suitable frequency emits the electron from the metal surface, electron from metal surface। इसी को ही हम बोलते हैं क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। इस मेटेलिक प्लेट को बोलते हैं फोटो मेटल, फोटो मेटल, ठीक है। ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये फोटो मेटल हो गया। और यहाँ पर जो आपका करंट रिलीज हो रहा है वो होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। देखिए यहाँ पर जो फोटॉन्स इस पे स्ट्राइक होते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो फोटॉन्स स्ट्राइक हो रहे हैं उन फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होती है, E इक्वल्स टू एच न्यू। कितनी होती है? E इक्वल्स टू एच न्यू। यहाँ पर नीड होता है एक तरीके के वर्क फंक्शन का जो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कराएंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कराएंगे उसको हम लोग बोलते हैं एच न्यू डॉट। ये वर्क फंक्शन वी हैव प्रीवियसली डिस्कस्ड अबाउट इट थॉरोली, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर जो बची एनर्जी होती है वो आपको मिलती है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जिसे हम लोग बोलते हैं ई वी नॉट। क्या बोलते हैं? ई वी नॉट। वी नॉट क्या है? हमने कल बताया हुआ था, वी नॉट इज द नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। वी नॉट को हम सभी लोग पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं, या फिर हम कह सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जिसके नीचे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और जिस पर आपका टोटल जो करंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका सीधे सीधे जीरो हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जब इस कॉन्सेप्ट को हमने देख लिया तो अब देखिए इसके लिए कुछ पार्टिकुलर अजम्पशंस, कुछ डिक्लेरेशंस और साथ ही साथ में कुछ पार्टिकुलर एक्सप्लेनेशंस भी हैं, ठीक है ना। तो उन एक्सप्लेनेशंस को हम थारोली पिक करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा,
जब आप इसको पिक करते हैं तो क्या देखते हैं, सबसे पहली चीज जो आपको मिलती है, कल हमने आपको कुछ वेरिएशंस के बारे में बताया था। आज की क्लास में एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पे वर्क करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डेफिनेशन आपने देख ली, तो आइंस्टाइन इक्वेशन एंड इट्स एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। आइंस्टाइन की इक्वेशन देखते हैं जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए उन्होंने प्रपोज की थी, और साथ ही साथ में तो यहाँ पर देखिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको मिल रहे हैं, वो क्या है ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, टोटल एनर्जी ऑफ ईच फोटोन फोटोन कितना होगा बेटा, E इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है। वर्क फंक्शन कितना होगा आपके पास, वर्क फंक्शन होगा कितना, W इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। इसके बाद आपको जो दिया जाता है, अब देखिए यहां पर हम चल रहे हैं पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, ठीक है ना। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिस पे इनकी इक्वेशन का डेरिवेशन, तो जब इनकी इक्वेशन का डेरिवेशन करते हैं तो क्या देखते हैं हम यहाँ पे, हम देखते हैं यहाँ पे सीधे सीधे हम देखते हैं यहाँ पे कि जब नेट करंट व्हेन E equals to h nu strikes on metal surface, जब मेटल सरफेस पे ये स्ट्राइक करेगा, ठीक है, तो देखो बेटा एच न्यू यहाँ पर स्ट्राइक किया, कुछ पार्ट इसका वर्क फंक्शन में गया और बाकी का पार्ट इसका एनर्जी में गया। बाकी का पार्ट कहाँ पे गया, एनर्जी में गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि व्हेन E इज प्रोवाइडेड, जब E को प्रोवाइड किया गया तो E दो पार्ट में आया, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, वर्क फंक्शन प्लस। तो यहाँ पर देखिए E की जगह पे आपने रख दिया एच न्यू जो कि एक सिंगल फोटोन की एनर्जी थी, और इसकी जगह पर रख दिया आपने एच न्यू नॉट जो कि आपका वर्क फंक्शन का वैल्यू था, ठीक है। और यहाँ पर मिला आपको हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी वाले टर्म को इधर ले लीजिए, तो हाफ mv मैक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। यही जो होता है आपका आइंस्टाइन की इक्वेशन, जिसमें उन्होंने बताया था व्हेन एनर्जी स्ट्राइक्स ऑन अ पार्टिकुलर मेटल सरफेस, व्हेन एनर्जी स्ट्राइक्स ऑन अ पार्टिकुलर मेटल सरफेस, then it is consumed in two different parts. First part is work function and second part remaining amount of energy is stored inside the conductor in the form of kinetic energy. जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो इसमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जो हो जाएगी वो स्टोर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस चीज को। जब इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे तो इनके एक्सप्लेनेशन हमें मिलते हैं, ठीक है ना। देखो बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन क्यों है, ये इक्वेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटॉन के कॉन्सेप्ट को पिक किया जो का खुद का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं था। वो किसका था, जेम्स प्लैंक का बेसिक कॉन्सेप्ट था। जेम्स प्लैंक के बेसिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे उन्होंने इसे सॉल्व आउट किया, जेम्स प्लैंक के बेसिक कॉन्सेप्ट पे उन्होंने इसे सॉल्व किया, ठीक है ना। तो देखिए एक्सप्लेनेशन क्या रहा इसका, इसमें जो ये मिला हुआ है ना इसके बेसिस पे एक्सप्लेनेशन दिए गए। एक्सप्लेनेशन में जो सबसे पहली चीज आपको बताई गई बेटा वो क्या थी कि फ्रीक्वेंसी जो है इंसिडेंट रेडिएशन की
ठीक है ना, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। पहला है फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जब तक फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा नहीं होगी, अनलेस इलेक्ट्रॉन does not emitted, ठीक है ना। पहला पार्ट यही रहा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर जो है आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रही तो ऑब्वियसली इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा पार्ट देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी पे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर पिक किया जाता है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर देंगे आपको, ठीक है ना। तो पहला पार्ट रहा कि फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, नहीं तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, विच इज नॉट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, इट इज इम्पॉसिबल। सो दैट फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के इमिशन के लिए इसकी वैल्यू का ज्यादा होना जरूरी है, ठीक है ना। दूसरा दिया गया कि एनर्जी डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी लीनियरली। जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा उस पर लीनियरली डिपेंड करता है। कौन? एनर्जी। कैसी एनर्जी? चाहे वो वर्क फंक्शन के लिए नीडेड एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे आपकी टोटल एनर्जी हो, सब किस पे डिपेंड करते हैं? फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट जो दिया गया कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ही ज्यादा इंसिडेंट फोटॉन होंगे और उतने इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जितनी ज्यादा होगी फोटॉन्स भी उतने ज्यादा होंगे और इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही ज्यादा होंगे, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी फोटॉन उतने ज्यादा होंगे और फोटॉन ज्यादा होने के साथ साथ इमिशन भी, इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स भी। कहने का मतलब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा करंट आपका कंटेन किया जाएगा, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी करंट को डिसाइड करती है, इंटेंसिटी जो है वो करंट को इफेक्ट करती है और जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो एनर्जी को इफेक्ट करती है। तो फ्रीक्वेंसी अफेक्ट्स द एनर्जी, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी अफेक्ट्स द एनर्जी एंड इंटेंसिटी अफेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट पार्ट जो आपके पास है दैट इज द फोर्थ पार्ट। इंसिडेंट रेडिएशन का स्ट्राइक करना और इलेक्ट्रॉन्स का इमिट होना, बोथ आर इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, बोथ आर इंस्टेंटेनियस एज लाइक द परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। जैसे इलास्टिक कोलिजन के बीच में कोई भी डिफरेंस ना होता ना, सडन चेंजेस हैं, मतलब इमीडिएट होने वाले फैक्टर्स हैं, तो उसी तरीके से आपका स्ट्राइक करना और इमिट होना, इंसिडेंट रेडिएशन का मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करना और यहां से इलेक्ट्रॉन का इमिशन, बोथ आर द इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, ठीक है ना। तो इंसिडेंट ऑफ फोटॉन एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, emission of electron इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। दोनों ही क्या है बेटा? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, यानी उनके बीच में बिल्कुल भी टाइम लैग नहीं होगा, किसी भी तरीके से उनका जो है कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। तो यहाँ पर बेटा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको दिए गए। एक बार फिर से इसको हम लोग थॉरोली देखते हैं, अच्छे से जज करते हैं कि जब किसी पार्टिकुलर फोटो मेटल पे इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक करेगी तो स्ट्राइक करने पर बेटा कुछ पार्ट उसका वर्क फंक्शन में यूज होगा और रिमेनिंग पार्ट काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इमिट हो जाएगा। रिमेनिंग पार्ट काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इमिट हुआ तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट बना। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो प्लेट होती है जिससे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, उसी को फोटो मेटल भी कहते हैं, ठीक है ना।
जो करंट रिलीज हो रहा है दैट इज नोन एज द सैचुरेशन करंट। उसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? सैचुरेशन करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। यहाँ पर ये इतना सा रहा, जल्दी से इसे नोट कर लें बेटा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट करने का मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। सर हाँ बेटा। सर ये प्री बोर्ड होने वाले हैं क्या स्कूल में? हाँ बेटा 7 से है। तो पहला पेपर कौन सा है? बेटा अभी कोई टाइम टेबल हमारे पास नहीं आया हुआ, हमारे मतलब किसी के पास नहीं आया हुआ है बेटा, जैसे ही आएगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। नोट कर लिया इसे सभी ने? चलिए अब देखिए यहाँ पर इतना सा हम लोगों ने टिक कर लिया। अब देखिए हमने एक चीज बोला था कि लीनियरली डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है बेटा? लीनियरली। तो सबसे पहले देखो एक फार्मूला मिला आपको, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv मैक्स स्क्वायर इक्वल्स टू नेट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन इक्वल्स टू एस न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल्स टू ई वी नॉट। बेटा ये एक बेसिक फार्मूला रहा जिसपे आपका पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड होगा। 1 2 3 4 रिलेशन है और इन्हीं पे पूरा का पूरा आपका चैप्टर बेस्ड रहना, ठीक है ना? तो यहाँ पर इस चीज को देख लीजिए। अब देखो बेटा यहीं से हम एक चीज टिक करते हैं। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है एच न्यू माइनस डब्ल्यू, एच न्यू माइनस डब्ल्यू, यही तो होता है। तो जब आप इसको पिक करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा यहाँ पर? ई इंटू वी नॉट, ई इंटू वी नॉट। जब ई इंटू वी नॉट मिला तो आप इसे लिखिए एस न्यू माइनस डब्ल्यू। तो वी नॉट की वैल्यू क्या मिली आपको? एच अपॉन ई वी माइनस डब्ल्यू अपॉन ई। बेटा देखो ये एक लीनियर इक्वेशन बनी। अगर आप इसे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हो तो आप सीधे सीधे समझ सकते हो कि m की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पर? h अपॉन ई। m की वैल्यू कितनी मिलेगी? तो अगर आपसे कहा जाए कि अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करो और उसका स्लोप कितना होगा तो वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, दैट इज इक्वल टू एच अपॉन ई। एच प्लांक कांस्टेंट है और ई जो है चार्ज इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो। तो यहाँ पर ये इतना सा कॉन्सेप्ट आपको मिला। ये पेपर में कई बार आपको प्रूव करने के लिए भी दिया गया है कि जब आपको कोई एक पार्टिकुलर ग्राफ दिया जाएगा किसका? फ्रीक्वेंसी वर्सेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का या स्टॉपिंग पोटेंशियल का, तो उस ग्राफ का जो स्लोप होगा उसको एक्सप्रेस करिए, उसको दीजिए, रिप्रेजेंटेट करिए। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसको लेकर के चले। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास जो है दैट इज डुअलिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? तो अगला कॉन्सेप्ट हम लोग पिक करने चल रहे हैं। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स पे हम लोग फोकस करेंगे और फिर चैप्टर ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया बेटा आपका। पूरा का पूरा ये चैप्टर आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कहीं पर किसी तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? चलिए वेव पार्टिकल डुअलिटी देखिए। वेव पार्टिकल डुअलिटी का क्या मतलब होता है? वेव पार्टिकल डुअलिटी का मतलब होता है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में क्या आप देखते हैं कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ अलग तरीके से ही ट्रीट किए जाते हैं, ठीक है ना? जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ अलग तरीके से ट्रीट किए जाते हैं। कैसे? समझिए इस चीज को। जब उनको मीडियम मिल जाता है तो मीडियम में वो किस तरीके से बिहेव करते हैं बेटा? पार्टिकल की तरीके से।
और जब उनको मीडियम नहीं मिलता है तो वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो इसी चीज को डी ब्रोगली ने अपनी इक्वेशन में बताया कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दोनों बिहेवियर्स को शो करेंगे। डी ब्रोगलीज इक्वेशन। तो डी ब्रोगली की इक्वेशन में क्या मिला, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने आइंस्टाइन के कॉन्सेप्ट को लिया, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, ये भी एनर्जी थी वेव की, और दूसरा प्लैंक ऑफ इक्वेशन लिया E इक्वल्स टू h u। दोनों ही किसकी थी, एनर्जी थी, किसकी, पार्टिकुलर वेव की या पार्टिकल की, और दोनों एनर्जीज इक्वेशन आपस में इक्वल है बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखो बेटा mc स्क्वायर किसके इक्वल हो गया आपका, h न्यू के, और न्यू की वैल्यू क्या होती है, बट न्यू इक्वल्स टू c बाई लेमडा। तो mc स्क्वायर इक्वल्स टू h c बाई लेमडा, तो c से c कैंसिल हो गया। लेकिन अब आप बताइए हमारे एटमॉस्फेयर में क्या किसी पार्टिकल का स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर पाना पॉसिबल, नो, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ठीक है ना। इतनी तेज स्पीड किसी की हो पाना पॉसिबल है ही नहीं। इन दैट कंडीशन c को रिप्लेस करिए v से, किससे रिप्लेस करिए c को, v से। जब आपने रिप्लेस किया तो mv इक्वल्स टू h अपॉन लेमडा। अब देखो बेटा यहां से एक इक्वेशन बनी, लेमडा इक्वल्स टू h अपॉन mv, या फिर इसी को बोलते हैं mv मोमेंटम होता है। तो यहाँ पर देखो बेटा p रहा, यही होता है आपका डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन। क्या होता है ये, डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन, जिसमें एक ऐसी इक्वेशन मिली जिसमें वेवलेंथ भी है और साथ ही साथ में मोमेंटम भी है। मोमेंटम पार्टिकल्स में होता है और वेवलेंथ वेव्स में होती है। लेकिन एक ऐसी इक्वेशन जो दोनों नेचर्स को कंटेन कर रहा है, वेव की भी और पार्टिकल की भी, तो इसी को उन्होंने बोला वेव पार्टिकल डुअलिटी। क्या बोला इसी को उन्होंने, वेव पार्टिकल डुअलिटी। क्लियर है इतना, ठीक है। अब चलिए देखिए इसके कुछ स्पेसिफिक कंक्लूजन। कुछ पार्टिकुलर केसेस आपको दिए जाते हैं, तो जब पार्टिकुलर केसेस की बात करेंगे, यहां पर स्पेस यही लिखता हूं, कैलकुलेशंस के लिए देखिए आपको क्या मिलेगा। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी आपके पास होती है कितनी, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से, अंडर रूट एम अपॉन के अपॉन टू एम, के अपॉन टू एम। इतना समझ में आया। ये वेलोसिटी की वैल्यू होगी प्रैक्टिकली आपकी। लेकिन जब यहाँ से आप लेमडा निकालने के लिए जाएंगे, ठीक है ना, तो लेमडा के लिए देखो बेटा क्या मिलेगा, लेमडा के लिए आपको सीधे सीधे जो वैल्यू मिल जाएगी, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन टू एम के मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन टू एम के। यहीं से जब इसे सॉल्व करेंगे तो लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन टू एम अंडर रूट टू एम के, ये मिला। एक रिलेशन ये मिला हुआ है, ये वेलोसिटी के लिए है, ये काइनेटिक एनर्जी के लिए है, और ये आपका क्या है बेटा, वेवलेंथ के लिए। तीनों रिलेशंस आपको मिल गए। अब व्हेन पार्टिकल हैविंग चार्ज q इज एक्सीलरेटेड थ्रू वेलोसिटी v, पोटेंशियल डिफरेंस v, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला और होता है, कौन सा, q इंटू वी। अगेन क्या मिलता है बेटा, q इंटू वी। q इंटू वी की वैल्यू कितनी मिलेगी, हाफ एम बी स्क्वायर। कितनी मिलेगी बेटा, हाफ एम बी। ई इंटू वी अभी हमने पढ़ा ही था, क्या पढ़ा था हमने, ई इंटू वी। यहाँ पर क्या मिल गया आपको, q इंटू वी। जब दोनों को आपस में आपने एक दूसरे के इक्विवेलेंट रखा तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकालिए। जब वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे बेटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस है और ये वेलोसिटी है, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, अंडर रूट क्यू वी अपॉन टू क्यू वी अपॉन एम, ये हो जाएगी वेलोसिटी। इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा, वेलोसिटी की वैल्यू अंडर रूट टू क्यू वी अपॉन एम। अब यहीं से लेमडा अगर आपको निकालना होगा तो लेमडा की वैल्यू आप सीधे सीधे निकाल लीजिएगा, एच अपॉन अंडर रूट टू एम के वी। लेमडा इक्वल्स टू
लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m3v, ये लेमडा हो गया। ठीक है, देखिए ये सब यूज कहाँ पे होंगे, अलग अलग केसेस में आपको वैल्यूज अलग अलग मिलेंगे। टेम्परेचर टी, ये पहला केस था यहाँ पे, ये दूसरा केस था यहाँ पे, अब तीसरा केस देखो जब टेम्परेचर टी पे मूवमेंट हो रहा है, वेन टेम्परेचर टी, तो बेटा हाफ mv² जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 3/2 kT के इक्वल होगा। के क्या है आपका, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो 3/2 kT कितना होगा ये, 3/2 kT, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो v की वैल्यू निकालो, यहाँ पे v की वैल्यू निकालोगे तो कितना मिलेगा, अंडर रूट 3kT अपॉन m, 3kT अपॉन m, ठीक है ना, ये v की वैल्यू मिल गई। और जब ये v की वैल्यू मिली तो इस v की वैल्यू को लेकर के आप फिर से वेवलेंथ निकाल लीजिए। वेवलेंथ कितना मिलेगा, वेवलेंथ इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 3mkt, 3mkt। अब देखो कई जगह पर ये माइंड में आ रहा है, ऊपर मिला हुआ है आपको 3kT अपॉन m, ठीक है ना, यहाँ पर कितना मिल गया, 3mkt, ठीक है ना। अब देखो लेमडा की वैल्यू क्या होती है, लेमडा की वैल्यू होती है बेटा आपके पास सीधे सीधे, देखो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो E इक्वल्स टू कितना होता है, यहाँ पर देखो जब आप यहाँ से लेकर के चलोगे तो लेमडा इक्वल्स टू कितना हुआ है, m इंटू वी ना, कितना दिया गया है, m इंटू वी, तो बस लेमडा की अलग, जैसे यहाँ पर आपको v मिला हुआ था तो लेमडा कितना है, h अपॉन एम वी, तो बस h अपॉन एम वी में आपने m की वैल्यू रख दी, बस यहाँ पे भी h अपॉन एम वी में m की वैल्यू रख दी, यहाँ पर भी h अपॉन एम वी में v की वैल्यू रख दी, तो हर जगह पर v की वैल्यू को रख करके आप आसानी से वैल्यू को निकाल ले रहे हैं, इसमें कहीं पे कोई भी चेंज नहीं है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ बेटा। कल की क्लास में हम सभी लोग इसके न्यूमेरिक सक्सेस पे वर्क करेंगे थारोली, और फिर उसके बाद एटम एंड न्यूक्लियाई पे हम लोग फोकस करना स्टार्ट करेंगे। दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे क्लास। कल हम लोग फिर से मिलते हैं। हैव अ गुड डे।